हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास के हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे, और ये 5वां चैप्टर है। चरवाहे का मतलब होता है जो भेड़ बकरियों को चराते हैं और एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो बच्चों, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। ऐसे तो चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम जगह मिली है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे या कृषि के बारे में पढ़ेंगे या अर्थशास्त्र की किताबों में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम या कभी कभार आपको इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। तो आइए इस अध्याय में, 5वां अध्याय में, आधुनिक विश्व के चरवाहे चैप्टर में आज हम लोग भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही का कितना महत्व है, यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों को किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। तो पहली बार चरवाहों को पुस्तकों में जगह दी गई है। इसके पहले हम लोग अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में या कृषि के बारे में, कभी कभी कारीगरों या किसानों के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन चरवाहों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी हमें मिल पाती है। तो शुरू करते हैं कि इस अध्याय में आप पहले घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू चरवाहे यानी कि जो एक जगह ठहर कर नहीं रहते हैं, मौसम के अनुसार वे अपनी जगह बदलते रहते हैं। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियां का रेवड़ या झुंड जिसको कहते हैं, या किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या है और उनका अतीत क्या है? तो अब इस चैप्टर में हम लोग अफ्रीका और भारत के चरवाहों के बारे में जानेंगे। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों पर चरवाहों की जिंदगी कैसी होती है? तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ यानी झुंड रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। 19वीं सदी में भटकते हुए भारत आए। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए।
इनके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डालते थे। शिवालिक पहाड़ियां कहाँ है? सिक्किम राज्य में तिस्सा नदी पे बसा हुआ है। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलता है। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर जो है वो धूप के कारण पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाले तरह तरह के घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाता था। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगता है। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो फिर वह निचली पहाड़ियों की शरण में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो मौसम के हिसाब से अपने जगह परिवर्तन कर लेते थे। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं, गद्दी नाम दिया गया है। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह से सर्दी गर्मी में अपने जगह बदलते रहते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिता देते हैं। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। जब बर्फ पिघलती है और ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते हैं। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर से समय बिताने के लिए रुकते हैं कुछ समय के लिए। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते हैं और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम लोग चौथा चैप्टर में भी पढ़े थे चरवाहों के बारे में थोड़ा बहुत कि किस तरह से वो लोग, या झूम कृषि के बारे में पढ़े थे। तो झूम कृषि करने वाले लोग भी इसी तरह के होते हैं जो एक जगह पे टिक कर नहीं रहते हैं। समय के अनुसार और मौसम के अनुसार ये लोग अपनी जगह को बदलते रहते हैं। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते हैं और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते हैं और उसमें क्या होता है, दोबारा हरियाली व जिंदगी
लौट आती है। जैसे हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे झूम कृषि के बारे में, उसी तरह से ये लोग एक जगह पर ठहर के नहीं रहते हैं, अपने मवेशियों के साथ जगह बदल लेते हैं ताकि वो चारागाह जो है वो फिर से हरा भरा हो जाए। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उसमें से ज़्यादातर गड़ेरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गड़ेरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां थी। बाजरे और सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोकन के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोकनी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोल कर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोकन पहुंचते थे, उसी समय कोकन के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूठों को जानवर जो है वो खाते थे और उनके मवेशियों से खेतों को गोबर के रूप में खाद भी मिल जाता था। कोकनी किसान धंगरों को बदले में चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम मिलते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोकन और राष्ट्रीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों में अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ेरियों का भी बसेरा रहता था। ठूठ किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? ठूठ कहते हैं जब फसल को काट लिए जाते हैं तो एकदम जड़ से सटाकर नहीं काटा जाता है, कुछ 4 अंगुल या 6 अंगुल छोड़कर फसलों को काटा जाता है, तो जो कटे हुए भाग रह जाते हैं खेतों में उसे ठूठ कहा जाता है। और रबी फसल किसको कहते हैं? जो जाड़ों की फसलें होती हैं और जिनकी कटाई कब की जाती है? मार्च में। और खरीफ फसलें क्या है? सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। यहाँ हम गोल्ला समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी तय नहीं होता था। ये लोग मौसम के हिसाब से नहीं जाते थे, बल्कि ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकती थी।
ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता था, नहीं तो बारिश से भीगने पे इनकी तबीयत, जो इनके जानवरों की तबीयत खराब हो जाती थी। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का होता है, और बंजारों से हमें लगता है कि सभी बच्चे परिचित होंगे, क्योंकि ये शहर में भी आते हैं और अपने कैंप लगा के महीना 2 महीना रहते हैं। जड़ी बूटियाँ बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बंजारों में एक जाना पहचाना चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे रास्ते में। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छा चारागाहों की खोज में रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तान में राय का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि रेगिस्तान वाला एरिया है। होती भी थी बारिश तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटते बढ़ते रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार कर आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेबड़ यानी कि पशुओं के झुंड जो होते थे एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह अच्छा मिल सकता है। उन्हें न केवल एक इलाके में से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिलती है, किन इलाकों में छूट नहीं मिलती है जाने की। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको अपने मलमूत्र से उनके ज़मीन को उपजाऊ बना सके। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेतों, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि अंग्रेजों के ज़माने में चरवाहों के जीवन में किस तरह का बदलाव आया, क्योंकि हमारा देश भी अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय चरवाहों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह जो थे वो धीरे धीरे सिमटते चले गए, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो थे वो जंगलों को काटवाना शुरू कर दिया था और उन्हें खेती, उन ज़मीनों पर खेती की जाने लगी थी। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि अंग्रेज़ों को लगता था कि इस बियाबान जंगल से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। उनके चारागाह धीरे धीरे सिमटते चले गए। इधर उधर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी अंग्रेज सरकारों के द्वारा। उससे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी और ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि अब सब कैसे और क्यों हुआ।
पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में भी बहुत बढ़ोतरी हुई थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हुआ था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत अधिक ज़्यादा ज़रूरत थी, मांग थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे ना तो उन्हें लगान मिल पाता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार समझते थे। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार जो है वो गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को उन जमीनों को सौंप दी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई। इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर उन्हें बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ले गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी। उनका चरवाहे नियमित रूप से उन जमीनों को पहले इस्तेमाल करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह जो थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, सिमटने लग गए। दूसरा पॉइंट है, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था, जैसा कि हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चौथा चैप्टर में। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया था। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के लिए कुछ परंपरागत अधिकार दिए तो गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थी और बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता था उन्हें। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे जो होते हैं वो पेड़ों की नई कोपलों को उनके मवेशी खाकर नष्ट कर देते हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल भी देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त जो है वो रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें इन जंगलों में जाने से रोक दिया जाता था, जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। अब उन्हें इन जंगलों में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ रही थी। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई थी, वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी ही हो और चारों तरफ घनी हरियाली क्यों ना हो, लेकिन उन्हें जंगलों से निकलना पड़ता था, क्योंकि उनके परमिट में जंगल में घुसने की तिथि और जंगल से बाहर आने की तिथि लिखी हुई होती थी। अगर कोई चरवाहे उन नियमों का पालन नहीं करते थे तो उनको दंडित किया जाता था या जुर्माना लगाया जाता था। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की दृष्टि से देखते थे।
वे गांव गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहते थे। हर मौसम में आप अपनी रिहायशी बदल लेते थे। तो इससे अंग्रेज़ों को लगता था कि कहीं ये लोग अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए भी तो गांव-गांव घूमकर प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी और उन्हें शक की निगाहों से देखा जाता था। ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो, इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था। इस लाइन को अंडरलाइन करते जाइएगा बच्चों। जो एक जगह टिक कर रहते हों, ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था, लेकिन घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। परमिट का मतलब होता है पास बना दिया जाता था उन्हें। ग्राम में पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ें और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती चली गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को परमिट आवश्यक होता था। परमिट यानी कि पास, जिसमें उनके मवेशियों की संख्या भी लिखी होती थी और वो कितने दिन वहाँ रहेंगे और कब वो बाहर निकलेंगे। पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। जंगल में घुसने से पहले ही उन्हें टैक्स देना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं इसे 2 भागों में बांटूंगी और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।